हाय हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। नीट के 30 इयर्स के सीरीज़ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग 6 से 10 मतलब 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 इस पैटर्न का हम पहले भी एक प्रॉब्लम कर चुके हैं। एक जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें तो देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम। मतलब एक 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो वी वोल्ट देके हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये पूरा ये वी वोल्ट ये एक्वायर कर लेगा, ठीक है। इसका वोल्टेज वी वोल्ट हो जाएगा पूरा। When the switch S is turned to position 2, मतलब ये स्विच को अगर हम पोजीशन 2 में लेके जाएंगे, then the percentage of its stored energy dissipated is, तो एनर्जी डिसिपेटेड करेगा या नहीं करेगा ये हमको डिसाइड करना है। तो 4 ऑप्शन है, देखिए इसमें 0% भी है, मतलब डिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा भी है। तो एनर्जी कितना कितना है फर्स्ट केस में एनर्जी है, हम देखिए ये एक तो पूरा वी वोल्ट है इसके अक्रॉस में पैरेलल में। तो इन फर्स्ट केस 1 करके हम करते हैं। केस 1 में जो एनर्जी है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, माइक्रोफैराड है इसलिए 10⁻⁶ डाल रहे हैं जूल, ठीक है। मतलब हो गया आपका वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में पोजीशन 1 से जब 2 में लेके जाएंगे तो सर्किट ऐसे दिखेगा। अब इसका वोल्टेज कितना था, पहले वी वोल्ट था। अब ये वी वोल्ट से घटेगा, ये चार्ज होगा और एक कॉमन पोटेंशियल में जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ये अगर सेम होता दोनों तो ये V/2 होता, ये पहले हम बोल चुके हैं। और ये कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, अलग है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, C इंटू वी है। टोटल चार्ज पहले कितना था, C इंटू वी, 2 माइक्रोफैराड इंटू वी, माइक्रोफैराड के लिए 10⁻⁶ डाल रहे हैं। अभी C1 और C2 डाल के कितना होगा, 10 माइक्रोफैराड होगा, मतलब 10 इंटू 10⁻⁶। इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका V/5। मतलब ये इसका जो वोल्टेज V था पहले जब स्विच 1 पे था, वो V से घटेगा, धीरे धीरे घटते और ये इसका कोई पोटेंशियल नहीं था, 0 था। ये चार्ज होगा, ये बढ़ेगा और V/5 पे आके दोनों रुक जाएगा। दोनों का पोटेंशियल V/5 होगा तो इधर से इधर पे चार्ज नहीं जाएगा, इधर से इधर पे चार्ज नहीं फ्लो होगा, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, तो V/5 है। अब आप कैलकुलेट कीजिए कितना है केस 2 में। केस 2 में आपके पास कितना एनर्जी है, हाफ इंटू सी कितना है आपके पास, सी है टोटल 10, भी कितना है V/5 है। दोनों पैरेलल में है इसलिए ऐसे किए, ठीक है। V/5 होल स्क्वायर, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, 10⁻⁶ है ऑब्वियसली क्योंकि माइक्रोफैराड है इसीलिए। तो V/5 तो 5 वी स्क्वायर बाई 25 वी स्क्वायर बाई 5 इंटू 10⁻⁶। तो ये E1 है, ये E2 है। तो देखिए ये जो E1 है ये E2 है, ये देखिए इसके डिवाइडेड बाई 5 है। मतलब ये अगर 100 होगा तो ये 20 होगा। 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो कितना घटा, 80 घटा, 80% हुआ। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, E1 माइनस E2 बाई E1 इंटू 100 सेम ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखिए ये पहला वाला जो एनर्जी था, ये दूसरा वाला एनर्जी है, इसको 5 से डिवाइड किया,
तो ये इसको अगर आप 100 पकड़ेंगे, 1 पकड़ेंगे, तो ये इसका 1/5 होगा, मतलब 4/5 पोर्शन चला गया, इसलिए 80%। ठीक है, इसको 100 मानिए, इसको 20 मानिए, तो हो जाएगा आपका 80%। तो ये है राइट आंसर। तो 80% डिसिपेटेड हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रुक करते हैं। देखिए 2016 में ये सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिक्स का भी आपको ठीक से यूज़ करना है इसमें। तो क्या बोला है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion। मतलब ये एक सीलिंग है, पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे L लेंथ का एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, दूसरा एक चार्ज ऐसे है, ये दोनों ऐसे क्यों है, इसके म्यूचुअल जो रिपल्शन हो रहा है ऐसे, इसीलिए ऐसे है। ठीक है, तो ये दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। देखिए ये d जो है बहुत ही छोटा है, मतलब इसके लेंथ के हिसाब से बहुत ही छोटा है। यहाँ पे दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटा है। मतलब आपको ये ऐसा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे एंगल रहेगा तो आपको समझ भी नहीं लगेगा कि स्ट्रेट ही है। तो चलिए, नाउ द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स, मतलब यहाँ से चार्ज घट रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चार्ज घट रहा है मतलब dq/dt है, dq/dt टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज घट रहा है, -dq/dt। एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v। चार्ज घटेगा तो ये ऐसे आएगा, फोर्स कम होगा दोनों के बीच में, तो ये ऐसे आएगा, वेलोसिटी v। देन v वैरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस था पहले d, जब चार्ज घट रहा है तो ये घट रहा है, तो इसको वेरिएबल डिस्टेंस से x पकड़ लिया। ये दोनों के बीच में कोई भी एक इंस्टेंट में इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो x है। ओके, तो क्या निकालना है, देखिए वेलोसिटी ये x के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा, ये डिस्टेंस के साथ ये जो वेलोसिटी होगा वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा वो निकालने के लिए बोला है। मतलब क्या निकालना है, बेसिकली ये x है डिस्टेंस एट एनी मोमेंट, तो dx dt होगा आपका वेलोसिटी, तो आपको ये dx dt निकालना है। dq dt जो है ये देखिए कहा गया द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब ये dq dt जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, dq dt जो है ये कांस्टेंट है। चलिए, तो कोई भी मोमेंट में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नीचे mg होगा, इसको पकड़ के रखा है इसका टेंशन, तो वर्टिकल के साथ ये इसका एंगल अगर थीटा होगा तो ये टी आपका ये भी थीटा हो गया, टी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और ये इधर पे हो गया आपका टी साइन थीटा, और ये दोनों को रिपील करेगा, मतलब इधर पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा ये। तो अगर हम बैलेंस करेंगे फोर्स को, क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है, हमको dx dt निकालना है, इक्वेशन बनाना होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना लिख सकते हैं हम, दोनों का चार्ज अगर q पकड़ लेते हैं तो q² एक कांस्टेंट रहेगा, हम कांस्टेंट ले रहे हैं, kq² बाई ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, x²। कोई भी एक मोमेंट में आप अगर पकड़ ले तो ये ऐसा होगा। तो अब दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो टी कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू kq² x² mg। देखिए यहाँ पे सब k m g ये सब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो इसको आप दूसरा एक कांस्टेंट पकड़ सकते हैं k1 q² बाई mg। अब tan थीटा क्या है, देखिए ये इतना छोटा है, थीटा इतना छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या पकड़ सकते हैं,
साइन थीटा जो होगा वही tan थीटा होगा, आप पकड़ ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। साइन थीटा जो होगा वही tan थीटा होगा। ये है आपका पास L और ये है x/2, ठीक है। तो आप tan थीटा की जगह पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा मतलब ये मालूम है इसीलिए कर रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनस, तो हो गया आपका ये, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, x/2/L, तो हो गया आपका 2 इक्वल टू K1 Q स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर मिसिंग है यहाँ पे, x² mg। ये लेंथ भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट K2 पकड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए कितना आएगा Q स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है ना, mg नहीं लिखना है इधर पे, कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट पकड़ लिए थे। तो आपका Q स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर हो गया आपका इक्वल टू K3 K2 x स्क्वायर, ये हो गया आपका Q स्क्वायर, मतलब Q हो गया आपका K2 x⁵ अब आपको क्या मालूम है, डी क्यूब डी टी मालूम है और डी एक्स डी टी चाहिए, तो टी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा, ये डी क्यू डी टी होगा, कांस्टेंट रहेगा, 3/2 निकलेगा, 3/2 से -1 करेंगे तो हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है। और x का डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स डी टी, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स डी टी जो है, ये जो डी एक्स डी टी है, इस बाकी सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, देखिए आप, ठीक है। तो ये उस पार चला जाएगा, तो ये कितना होगा, x⁻⁻², मतलब आपका एक कांस्टेंट है, तो v इज प्रोपोर्शनल हो गया आपका x⁻⁻²। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एक देखिए रिजल्ट जो है इसमें देखिए सब प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम सबको एक कांस्टेंट पकड़ के आ रहे हैं। अगर ये कोई वैल्यू रहता है, mg सबका वैल्यू रहता ना, तो हमको ये यहाँ पे कांस्टेंट ऐसे नहीं करके हम जो mg है उसको ऐसे ही रह के करते, ठीक है, रख के ही करते। समझ में आया आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। टाइम एग्जाम में आपको तो 3-4 मिनट खा ही जाएगा ये सब, ये प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैकेनिक्स भी लगाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, हो जाएगा फटक से। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, distance of separation between D and the potential difference is V is applied between the plates, force of attraction between the plates of the parallel plate air capacity is CV²/T। देखिए गॉसेस लॉ से हमको ये मालूम है कि ये अगर एक इनफाइनाइट प्लेट होगा तो इसका जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इनफाइनाइट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0। ये गॉसेस लॉ का एक एप्लीकेशन है, इसको प्रूफ आप लोग कर चुके होंगे शायद। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको फोर्स कैसे निकालना है, फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू होता है E/Q। ये आपको मालूम है σ/2ε0, इसके साथ आपको चार्ज मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फोर्स निकल जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह लिख सकते हैं चार्ज पर एरिया, Q/A। तो आप अगर यहाँ पे Q/A बैठाएंगे तो कितना होगा, ये Q²/2A∈0, ये है आपका फोर्स का इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए फोर्स का इक्वेशन देखिए, यहाँ पे तो दूसरा चीज़ दिया हुआ है, मतलब इप्सिलॉन तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये सब रिप्लेस करना पड़ेगा, C को भी Q को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इप्सिलॉन को भी, इप्सिलॉन A को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का वैल्यू क्या है, C क्या होता है, बोलिए आप, C होता है A∈0/D, मतलब A∈0 के जगह पे आप CD बैठा सकते हैं। D कितना है, D है, 2 पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है ये D है, ये D है, और ये जो एरिया है ये है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट का नॉर्मल फार्मूला है, एक 1 पकड़ के, तो ये CD हो गया आपका।
और क्यू को भी रिप्लेस करना, क्यू इक्वल टू सी भी है तो आपको मालूम ही होगा। तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और ए एप्सिलॉन की जगह आपको सी भी बैठाना है, तो हो गया आपका सी वी स्क्वायर बाई 2d। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, पिछले प्रॉब्लम के मुकाबले में बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है देखिए, वो एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। उसमें पोटेंशियल दिया हुआ है आपका, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करने से ये हो जाएगा। एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं। तो आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन वेक्टर फॉर्म ऑब्वियसली। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ इसमें आपका आई क्या पाएगा? देखिए दोनों सॉरी, डी डी वाई ऑफ आपका हो गया 6xy माइनस वाई प्लस 2yz प्लस ये हो गया, यहाँ पे आपका रहेगा जे कैप ठीक है। आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम बोल देंगे। नॉर्मल डेरिवेटिव में क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों को वेरिएबल मानते हैं, और यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी को वेरिएबल मानेंगे और बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे। इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करने से क्या होगा, वाई को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो 6y होगा। ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, ये भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो। यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है इसलिए 6y हो गया आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है y, तो x हो गया आपका कांस्टेंट, 6y आया। यहाँ पे y मतलब ये 1 हो गया कांस्टेंट आपका, और यहाँ पे 2z हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, तीनों टर्म में y है इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म में x था। चलिए नेक्स्ट, जेड, यहाँ पे कोई जेड का टर्म है नहीं तो जीरो हो गया। यहाँ पे कोई जेड का टर्म है नहीं तो जीरो हो गया। एक 2y, ठीक है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट के लिए ये है पार्शियल डेरिवेटिव करने से। अब देखिए ये एट पॉइंट 1,1,0, तो अब एक्स वाई जेड का वैल्यू बैठाना है, हो जाएगा। ये हो गया आपका 6i कैप, यहाँ पे 1 1 बैठेंगे, 1 और तो 5 हो गया आपका, 5 वो जे कैप है, यहाँ पे 5 जे कैप, और यहाँ पे 0 नहीं, y तो 1 है तो 2 के कैप। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ऑप्शन 6i कैप, 5 जे कैप, 2 के कैप। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस भूल गए, ये तो ऐसे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, हम ज़्यादातर इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं v डॉट डी आर, ऐसे लिखते हैं ना, इक्वल टू v डॉट डी आर ऐसे लिखते हैं, माइनस v डॉट डी आर तो माइनस होगा, तो इसीलिए इसके माइनस। तो ऑप्शन डी। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये देखिए गॉस का एक एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए पूछा क्या गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स एंड इज गिवन बाय E इक्वल टू AR। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए कांस्टेंट है और R रेडियस के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अ चार्ज कंटेन्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ दैट फील्ड विल बी गिवन बाय, तो ये पकड़ लीजिए आप, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, इसको सेंटर मान के एक स्फीयर आप मान लीजिए, इसमें कितना चार्ज है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना बोले, इसका रेडियस बोले a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड a इंटू आर है, लेकिन अब हो जाएगा a इंटू ए, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो a है स्फीयर का। तो
कितना चार्ज कंटेन किया हुआ है, तो हमको गॉस का लॉ लगाना है। गॉस क्या बोले, गॉस बोले टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूला से आपको क्यू निकालना है, दूसरा कोई है नहीं चारा आपके पास, तो क्यू हो गया आपका क्यू। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स फाइव की जगह पे क्या लिख सकते, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई कितना है, यह है आपका ए, और टोटल सरफेस कितना है स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई, इसका रेडियस कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन। तो क्यू हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए स्मॉल ए क्यू, मतलब आपका ऑप्शन ए। देखिए एकदम 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 इजी सवाल है, ठीक है, देख लीजिए, सिर्फ गॉस लगा है, एक लाइन में हुआ है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर और भी इलेक्ट्रिसिटी का आएगा और दूसरा चैप्टर का भी लेक्चर आएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।